सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पॉलिटिकल जियोग्राफी राजनीतिक भूगोल के बाउंड्री एंड फ्रंटियर सीमा और सीमांत टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो राज्य होता है, राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक कुछ एरिया होना चाहिए। तो वो एरिया किसी न किसी से बाउंड रहता है, किसी से न किसी से घिरा रहता है, और जिससे घिरा रहता है वो उनको कहते हैं सीमाएं। अगर आपकी सीमाएं निश्चित नहीं होगी तो आपका क्षेत्रफल भी निश्चित नहीं होगा। तो राज्य का एक अहम अंग, एक इंटीग्रल पार्ट है, वो है सीमा। और इसी प्रकार जो सीमांत होते हैं वो एक तरह के ट्रांजिशन का कार्य करते हैं। जैसे दो देशों के मध्य ऐसा एरिया जो संक्रमण या फिर ट्रांजिशन जोन कहलाता है, संक्रांति प्रदेश कहलाता है। इसको थोड़ा सा हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे आपको सीमांत समझ में आएगा। सीमाएं, बाउंड्री तो आपको पता है कि जो ये बॉर्डर्स बनी हुई है, लाइंस बनी हुई है दो देशों के बीच सेपरेट करने वाली। पर सीमांत क्या है ये जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले सीमांत एवं सीमाएं, फ्रंटियर एंड बाउंड्री, दोनों वर्ड्स पे आपको गौर करना है। फ्रंटियर एंड बाउंड्री, पहला है फ्रंटियर, सीमांत। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इन नामों को समझने से भी आपको कुछ समझ में आएगा। अग्र प्रदेश फॉरलैंड, यानी कि एक स्टेट होता है, उसका कोर एरिया होता है, और उस कोर एरिया से जो सबसे फ्रंट में है जो उसको कहते हैं अग्र प्रदेश या फॉरलैंड कहते हैं, जो सबसे आगे रहता है। जैसे कि सीमाओं पे हमारी जैसे बीएसएफ रहती है, तो वो एक तरह की फ्रंटियर है। सीमा प्रदेश, बॉर्डर लैंड। अब बॉर्डर तो एक लाइन है, पर ये बॉर्डर लैंड है, इसमें एक एरिया होता है, तो ये बॉर्डर लैंड है। तटस्थ प्रदेश न्यूट्रल जोन है, दो स्टेट होते हैं, उनकी एक निश्चित पूरा क्षेत्र होता है, और उसके बीच में ऐसा एरिया जो न्यूट्रल है, ना तो इसका अधिकार होता है ना इसका अधिकार होता है, इस तरह का एरिया। मानव रहित क्षेत्र, नो मैंस लैंड। तो नो मैंस लैंड की अगर संकल्पना को देखें तो आप देखेंगे कि जैसे ये हमारी जैसे ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के पास हम क्या करते हैं, बाउंड्री के पास है वो तारबंदी नहीं बनाते हैं। ये हमारी जैसे भारत पाक इंडिया पाक बॉर्डर है, जीरो लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं। अब इस जीरो लाइन पे हम क्या करते हैं, जीरो लाइन पे हम तारबंदी नहीं करते हैं, फेंसिंग करते हैं। वो यहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। अब हमने फेंसिंग कर ली, हमारे पास पैसे थे, पाकिस्तान वालों के पास थे नहीं, पर वो भी करते तो ऐसे होते। ये एरिया है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता, ये नो मैंस लैंड है। क्या है, नो मैंस लैंड है, एरिया हो गया। अगर ये केवल एक लाइन होती, ये पूरा क्या हो गया, एरिया हो गया, जहाँ कोई आदमी नहीं होता है, नो मैंस लैंड कहलाता है। तो नो मैंस लैंड भी इसको कहते हैं। और पहले जो पुराने जमाने में दो राज्य होते थे, तो बीच में एक ऐसा सुनसान एरिया होता था जहाँ पे भी लोग नहीं रहते थे, इसलिए भी नो मैंस लैंड कहा जाता है। और दो देशों के मध्य, दो राज्यों के मध्य ट्रांजिशन का कार्य करता है। एक राज्य से आप दूसरे राज्य से जाते हैं तो बीच का जो एरिया आता है वो ट्रांजिशन वाला, उसको संक्रांति प्रदेश कहते हैं। अब ये जो फ्रंटियर वर्ड है वो अंग्रेजी के फ्रंट शब्द से आया है। फ्रंट जैसे अगला, फ्रंट का अर्थ होता है अगला। अब इसकी हिंदी थोड़ा सा करना मतलब इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। सीमांत भी कहीं ना कहीं फ्रंटियर को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि हर शब्द के अपने एक मायने होते हैं और वो उस भाषा में ज़्यादा सूटेबल होते हैं, उसके अनुवाद थोड़े से दोयम दर्जे के हो जाते हैं। तो फ्रंटियर अपने आप में एक थोड़ा सा उपयुक्त शब्द है, हालांकि इसको हम सीमांत कहते हैं। फिर अब हम फ्रंटियर और बाउंड्री में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। इस अंतर से हमें थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि बाउंड्री और फ्रंटियर क्या है, फिर हम इनके क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे। तो बाउंड्री और फ्रंटियर के जो सबसे पहले अंतर की बात करें तो वैसे तो रेडजेल महोदय थे, और रेडजेल महोदय ने कहा था कि जो फ्रंटियर है वो क्या है, वास्तविकता है, रियलिटी है,
और बाउंड्री क्या है, उस रियलिटी का सार तत्व है या फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे अपन एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसका एक सार एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, पूरे पाठ का एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, सार लिखते हैं आगे की साइड। तो ये बाउंड्री क्या है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट है, सार मात्र है। तो ऐसे रेडजेल ने कहा था। उसके बाद क्रिस्टॉफ महोदय आए, जिन्होंने इसको थोड़ा सा विस्तृत आयाम दिया और 3 अंतर बताए। क्रिस्टॉफ ने 1959 में 3 अंतर बताए। एनटीए ने एक बार सवाल भी पूछ लिया कि निम्न बाउंड्री और फ्रंटियर के निम्न अंतर में से कौन सा क्रिस्टॉफ ने नहीं बताया है, तो 3 ये लिख दिए, एक दूसरा लिख दिया जो मूडी ने दिया था। तो मूडी वाले भी देखेंगे और क्रिस्टॉफ वाले भी देखेंगे और रेडजेल वाला भी देखेंगे। तो क्रिस्टॉफ ने दिए हैं 3। कब दिए हैं, 1959। उनका जो पेपर का नाम है द नेचर ऑफ फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, इसमें दिया है 3 अंतर दिए हैं, 3 डिफरेंस दिए हैं। पहला जो कह रहा है वो जो स्टेट को आउटर ओरिएंटेड बता रहा है फ्रंटियर में, जबकि बाउंड्री है वो इनर ओरिएंटेड है। बाउंड्री है वो इनर ओरिएंटेड है, यानी कि बाउंड्री आपको बांध के रखती है, आपको आंतरिक व्यवस्था से संबंधित है कि भाई ये आंतरिक व्यवस्था से भाई ये बाउंड्री होगी तो ये हमारा एरिया है। तो हम इंटरनल सेटअप की तरफ देखते हैं, जबकि फ्रंटियर से हम बाहर की ओर देखते हैं, आउटर ओरिएंटेड होते हैं। तो यह एक तरह से राज्य का ध्यान है वो बाहर की ओर आकर्षित करते हैं। राजनीतिक अधिकार क्षेत्र के विस्तार की दिशा के परिचायक है, आउटर ओरिएंटेड है, जबकि ये आपको बांध देते हैं, इससे परे आपको जाना नहीं है। जबकि ये हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हो। फ्रंटियर हमेशा आउटर ओरिएंटेड होते हैं, ये इनर ओरिएंटेड होते हैं। फिर जो दूसरा अंतर है, दूसरे अंतर में यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की ओर लगने वाला। आउटर ओरिएंटेड है, वैसे ये क्या है, बाहर की ओर लगने वाला बल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। और वहीं ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, केंद्र की तरफ लगता है, अभी केंद्रीय शक्ति का प्रतिनिधि है, केंद्र की तरफ लगने वाला बल है। तीसरा अंतर इन्होंने बताया, ये इंटीग्रेट करता है, जबकि ये 2 देशों को सेपरेट करता है, ये जोड़ने का काम करता है, ये 2 देशों को विभाजित करने का कार्य करता है। ये 3 अंतर बताए थे क्रिस्टॉफ महोदय ने। क्रिस्टॉफ महोदय के बाद में मूडी महोदय की बुक है जियोग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स। इस किताब के अंदर 59 के 4 साल बाद ही इन्होंने 4 अंतर और बता दिए, जो उन्होंने बताए उस के बाद में और नए अंतर और बताए। इन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय प्रकृति का है, हम लैंड की बात कर रहे थे, ये क्या है, ये लाइन के रूप में, रेखा के रूप में, अर्थात क्या है, ये हम लाइन बनाते हैं, वो लाइन क्या होती है, कृत्रिम लाइन होती है, आर्टिफिशियल होती है, ये नेचुरल होते हैं क्योंकि लैंड वाला एरिया है। तो फिर ये क्या है, ट्रांजिशनल है, ये क्या है, ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल नेचर के हैं। यहाँ पे भी अपन देख रहे थे, इन्होंने कहा है कि ये ट्रांजिशनल होते हैं, संक्रमण वाले क्षेत्र होते हैं, 2 राज्यों के बीच में संक्रमण वाला एरिया है। और यहाँ पे क्या होता है, आप बॉर्डर जैसे बाउंड्री होती है तो इस तरफ आप इंडिया हो तो इस तरफ पाकिस्तान हो, यानी कि आप एक देश से दूसरे देश में अचानक से चले जाते हो, जबकि यहाँ धीरे धीरे चेंज आता है। ट्रांजिशन मतलब पहले मान लो एक देश का एरिया है, फिर एकदम से दूसरे देश का नहीं आता है, एक ट्रांजिशन का दौर होता है। बीच वाला जो एरिया है वो संक्रांति प्रदेश की भांति कार्य करता है। यहाँ पे एकदम अब लाइन ही है, तो लाइन से इधर आप इधर इस राज्य में हो, लाइन से उधर उस राज्य में हो, तो एक सडन चेंज की तरफ 2 राज्य इकाइयों के बीच अवस्थानांतरण को ये शो करता है, जबकि यहाँ ट्रांजिशनल धीरे धीरे शो कर रहा है। ये अतीत की अवस्था है, हिस्ट्री थी। पहले के समय राज्य हुआ करते थे, जनसंख्याएं कम हुआ करती थी, तो एक संसान जो एरिया होता था 2 राज्यों के बीच में, वो क्या होता था, वो एक देश, एक तरीके से फ्रंटियर होता था। और आज की समय धीरे धीरे हमने भी पहले जो सीमाएं थी उनकी क्या है, हमने ये तारबंदी वगैरह नहीं की, और धीरे धीरे जैसे हमें अहमियत पता चली हर एरिया की, तो हम कहीं पे तारबंदी कर रहे हैं और मतलब हर छोटे से एरिया के लिए भी लड़ने लग गए। तो ये इस वजह से हुआ कि संसाधनों पर दबाव बढ़ा, जनसंख्या भी बढ़ी, देश है वो अपनी
सीमांत को सीमाओं में बदलते गए। तो ये जो हिस्ट्री थी और ये आज की व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में आपके पास बाउंड्री होना, बॉर्डर होना बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। ये अपरिवर्तनीय है क्योंकि जो फ्रंटियर होता है वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि इसको चेंज किया जा सकता है। जो बाउंड्री है वो चेंज की जा सकती है। ये आज भी विद्यमान रहेंगे, अपरिवर्तनीय है। भले ही हम बॉर्डर तो बना दें, बाउंड्री बना दें, पर ये आज भी विद्यमान रहेंगे, अपरिवर्तनीय है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। फ्रंटियर तो वैसा ही रहेगा, भले ही आप बना दो, पर वो फ्रंटियर आज भी विद्यमान रहेगा, उसके लक्षण हैं वो आज भी विद्यमान रहेंगे। दो देशों के बीच का जो एरिया है, अगर वहाँ कल्चरल लेन देन हो रहा है तो भले ही आप बॉर्डर बना दो, वहाँ पे लोगों के जो मन है, रिश्ते हैं, वो मिले हुए रहेंगे, वो आज भी उसके लक्षण दिखाई देंगे। फिर रेड जेल वाला जो हम कह रहे थे कि रेड जेल ने क्या बताया, रेड जेल ने बताया कि ये वास्तविकता है फ्रंटियर। बाउंड्री वास्तविकता का संक्षिप्त रूप है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रियलिटी है, उसका सार है, उसका संक्षिप्त रूप है, ये कहा है। और फिर जो नवा अंतर है, नवे अंतर में एक अलग से ये हरिमोहन सक्सेना ने लिख रखा है कि इसमें जनसंख्या संसाधन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये एरिया है और किसी एरिया में जनसंख्या भी रह सकती है, पहले नहीं रहती थी, जैसे नो मैंस लैंड कह रहे हैं, पर जनसंख्या और संसाधन हो सकते हैं क्योंकि एरिया है, एरिया में कुछ न कुछ रिसोर्स होंगे ही, कुछ पॉपुलेशन भी रह सकती है। जबकि ये मात्र लाइन है और लाइन में कोई पॉपुलेशन और रिसोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि लाइन कोई एरिया नहीं है और एरिया में ये हो नहीं सकता। फिर अब सीमांत है, ये फ्रंटियर है, तो ये अतीत में थे और वर्तमान में सीमाएं बन के रह गए, तो समय के साथ ये श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए हैं और आज मात्र सीमा बन के रह गए हैं। तो फ्रंटियर जैसे जैसे समय गुजरता गया आज बाउंड्री के रूप में विद्यमान हो गए हैं। लॉर्ड कर्जन ने फ्रंटियर दो तरह के बताए। फ्रंटियर ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरे देश को जोड़ने का कार्य करते हैं, संयुक्तक है। फ्रंटियर ऑफ सेपरेशन, दोनों देशों को विभाजित करने का कार्य करते हैं, दोनों राज्यों को, स्टेट को सेपरेट करने का, विभक्त करने का कार्य करते हैं। ये एक लॉर्ड कर्जन ने बताया जो भारत के वॉइसरॉय थे। प्रेस्कॉट ने 1978 में दो तरह के फ्रंटियर बताए। पॉलिटिकल फ्रंटियर, दो राज्यों को विभाजित करने वाले। सेटलमेंट फ्रंटियर, सेटलमेंट फ्रंटियर दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं जिस पे स्टेट पहली बार कब्जा करता है, और सेकेंडरी होते हैं जो अभी तक वहाँ पे कोई सेटलमेंट ही नहीं है। तो सेटलमेंट की दृष्टि से ये फ्रंटियर है, ये पॉलिटिकल दृष्टि से फ्रंटियर है। कुछ और भी क्लासिफिकेशन दिए हैं कुछ बुक में, उसमें एक नेचुरल फ्रंटियर जो नेचुरली जैसे डिवाइड करता है, जैसे कोई नेचुरल एरिया है वो आपको डिवाइड कर रहा है। कल्चरल, दो कल्चर को डिवाइड करने वाला बीच का ऐसा क्षेत्र जो अलग है, दो विभिन्न जातियों को या दो विभिन्न कल्चर को डिवाइड करने वाला एक बीच की ऐसी कल्चर या जाति जो इनको सेपरेट करती है। पॉलिटिकल, अभी अपन देख रहे थे पॉलिटिकल फ्रंटियर। और जियोमेट्रिकल या एस्ट्रोनॉमिकल, कई बार हम बाउंड्री बनाते हैं किसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, वहाँ की जातियों जनजातियों को तो देखते नहीं है, ऐसे ही बना देते। जैसे ऑस्ट्रेलिया के राज्य है, ऑस्ट्रेलिया के राज्यों का स्टेट्स की बाउंड्री बना दिया, वहाँ हो सकता है कोई ट्राइब रह रही थी, अब ट्राइब का घर है वो आधा इधर था आधा इधर था, उन्होंने तो बनाई एक ऑफिस में बैठ के। तो इस तरीके से जो बनाई जाती है, मान लो इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे, अब जनजाति ने कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से खेत तोड़ ना बनाया था, तो उसका पूरा जो क्षेत्र है वो एक तरह का ट्रांजिशन का कार्य कर लेता है किसी जाति का, किसी का। तो ऐसा हो सकता है, ये कॉलोनियल पावर द्वारा ऑफिस में बैठ के खींची गई थी और उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी के आधे खेत इधर आधे इधर, ऐसा हो सकता है। ईस्ट महोदय ने फ्रंटियर के बारे में कहा है कि स्टेट होता है, राज्य होता है, उसके पास हमेशा से फ्रंटियर होना चाहिए, और फ्रंटियर होगा तो वो क्या है, सेपरेट करेगा, दो राज्यों को जोड़ने की बजाय उनको सेपरेट करेगा। अगर वो नहीं होगा फ्रंटियर तो क्या है, एसिमिलेट हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगी, तो उनको सेपरेट करने के लिए फ्रंटियर होना चाहिए। इसकी महत्व को बताया है।
भले ही सीमांत है, फ्रंटियर है, सीमाओं के आने से कानूनी रूप से समाप्त हो गए हैं। अब कानूनी रूप से तो कोई सीमांत होता नहीं है, फ्रंटियर होता नहीं है, बट वो आज भी प्रकृति में व्याप्त है और अपना प्रभाव डालते रहते हैं। तो आज की तारीख में ये कानूनी रूप से समाप्त हो गए हैं, पर आज भी ये प्रकृति में व्याप्त है और अपना प्रभाव डालते रहते हैं। तो इनका जैसे कोई कल्चर थी तो वो कल्चर आज भी वहाँ बनी हुई है उस दोनों स्टेट्स के बीच में, और उसका कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस हमेशा से रहता है। अब आते हैं सीमाओं पे, सीमांत देखे, अब आते हैं सीमाएं। सीमाएं जिनको कहते हैं बाउंड्रीज। इंग्लिश का बाउंड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बांधना। और पॉन्ड्स महोदय इन्होंने कहा कि राज्य की संप्रभुता को उसके पड़ोसी से अलग करती है। सेपरेट सॉवरेनिटी ऑफ ए स्टेट फ्रॉम दैट इट्स नेबर। अब सॉवरेनिटी का एक अहम हिस्सा है संप्रभुता का। हम डिसीजन कहाँ तक लेंगे, हमारे जो भाई कोई नागरिकता है हमारी कहाँ तक लगेगी, हम किस पे टैक्स लगाएंगे, तो जो भी हमारे डिसीजन है वो कहाँ तक अप्लाई होंगे, उसके लिए बाउंड्री होना जरूरी है। बाउंड्री होगी तभी हमें पता चलेगा कि भाई इसके अंदर अंदर हम ये कार्य कर सकते हैं। तो ये सॉवरेनिटी बताती है, उसका क्षेत्र है वो निर्धारित करती है। एंसल महोदय है, इन्होंने इनको पॉलिटिकल आइसोबार कहा है बाउंड्री को, और ये सवाल एक दो बार पूछा भी गया है। और ये पॉलिटिकल आइसोबार, अब आइसोबार मतलब समान, जैसे अपन समान दाब की रेखाएं कहते हैं, ये पॉलिटिकल आइसोबार है। तो इसमें इक्विलिब्रियम होता है दो प्रेशर्स के बीच में, दो देशों का जो प्रेशर होता है उन प्रेशर्स के बीच में ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, वहाँ उसके ज़्यादा फिर आगे उसका प्रेशर लगेगा नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम है दोनों के बीच में। क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम का वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल वर्ड होते हुए भी। तो ये दो प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे प्रेशर है वो बराबर हो जाता है, और इसलिए इनको राजनीतिक समभार रेखा हिंदी में कहते हैं। आगे ग्लासनर ने कहा है कि इट इज नॉट ए लाइन बट प्लान। अब इतनी देर तो अपन बात कर रहे थे कि बाउंड्री लाइन है, रेखा है, पर इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। और ग्लासनर ने अभी 1990 के दशक में ये बात कही है कि ये केवल एक रेखा नहीं है, ये मात्र रेखा नहीं है, ये एक तल है, प्लेन है, पूरा का पूरा एक तल है, वर्टिकल प्लेन है, जैसे कोई चद्दर होती है ना वैसे। और ये चद्दर जमीन के अंदर भी है और आकाश के ऊपर भी है। तो ये बताती है कि वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर तल है जो कट करता है एयर स्पेस को, यानी कि इस धरती, अब उस लाइन नहीं, उस तल से पार आप उड़ नहीं सकते हवाई जहाज से, परमिशन लेनी होगी, क्योंकि आप किसी और के एयर स्पेस में चले जाओगे। और सॉइल, ऊपर वाली जो सतह है सॉइल, और ग्राउंड में भी ऐसे नहीं गड्ढा खोद के दूसरे देश में चले गए, नहीं, सब सॉइल में भी। तो धरती के नीचे हो, भले आकाश में हो, भले सतह पे हो, ये पूरे के पूरे लाइन नहीं है, ये एक ऐसा तल है, वर्टिकल प्लेन है। तो एक तल है, कैसा तल, तो ये लंबवत तल है जो एयर स्पेस, मर्दा, उपमर्दा व सीमावर्ती राज्यों को अलग करता है। रेड जेल ने कहा, अब रेड जेल राज्य को जीव बताते हैं, तो ये जीव की त्वचा बता रहे हैं, काफी मतलब रोचक है। सीमाएं राज्य रूपी जीव की त्वचा है, स्किन ऑफ स्टेट है। तो राज्य को जीव बता रहे थे, स्टेट को ऑर्गेनिज्म बता रहे थे, ये इस ऑर्गेनिज्म की क्या है, स्किन है, ऐसा बता रहे हैं। अब सीमाओं का इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन यानी सीमाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है उसको लेके प्रोफेसर जॉन्स ने जो दिया है, ये कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले एलोकेट करते हैं, निश्चय करते हैं, सीमाओं का निश्चय करते हैं, फिर हम डिलिमिटेशन करते हैं, निर्धारित करते हैं सीमाएं कहाँ से। पहले तो एलोकेट की, फिर डिलिमिटेट की, फिर डिलिमिट करने के बाद, निर्धारित करने के बाद हम ग्राउंड में जाएंगे और उसको मार्क करेंगे, डीमार्केशन करेंगे, उसको अंकित करेंगे, उसके पिलर लगाएंगे। तो वो पिलर लगा के अंकित करते हैं। अब अंकित करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी सुरक्षा करने का भी दायित्व तो उस स्टेट का हो जाता है। ये 4 भागों में बताया। इससे पहले लेपरेडली ने
कि भाई सीमाओं को पहले प्रिपेयर किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, सीमाएं बनाई जाती है। वैसा ही है, थोड़ा सा मतलब कुछ शब्दों का चेंज किया है, बाकी वैसा ही है। तो ये प्रोफेसर जोन्स वाला ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है, सीमाओं का एवोल्यूशन। इसका क्रम पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछी जाती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरह के क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है सीमाओं के, बाउंड्री के। पहला है वो है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। हार्टसॉन ने कहा, हार्टसॉन ने 1936 में जो सीमाओं का जो क्लासिफिकेशन है वो जेनेटिक आधार पे, आनुवंशिक आधार पे दिया। और ये कब दिया है? 1936 में, 1936 में दिया है। सजेशन ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की टर्मिनोलॉजी पे सजेशन दिए हैं। और ये इसमें इन्होंने 4 तरह की जो सीमाएं हैं वो बताई है। पहली है एंटीसीडेंट, जैसे नदियां होती है एंटीसीडेंट, पहले से बह रही हो, जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से पहले से जो नदियां बह रही है उनको एंटीसीडेंट हम कहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत से निर्माण से पहले। तो इस प्रकार इनका जो विकास है वो सांस्कृतिक वातावरण के विकास से पहले हो चुका है। डेवलप्ड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट के विकास से पहले ही डेवलप हो गई हो तो उनको क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती सीमाएं बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आप यूएसए और कनाडा का, पहले शिकारी रहते थे तो कल्चर डेवलप नहीं हुआ था पर उन्होंने पहले से ही वो शिकारियों का अपना अपना प्रदेश हुआ करता था, उस हिसाब से आज वर्तमान यूएसए और कनाडा की सीमा है उस आधार पे बन गई, तो वो एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल है। फिर है सब सिक्वेंट, यानी कि कल्चरल एनवायरनमेंट डेवलप होने के बाद में डेवलप हुई हो और ये आपसी सहमति से होती है तब तो ठीक है, सब सिक्वेंट कहलाती है। यही सब सिक्वेंट किसी के द्वारा फोर्स की गई है, किसी कॉलोनियल पावर के द्वारा या फिर ऐसे फोर्स की गई है तो उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज्ड। और ऐसे जो सब सिक्वेंट का एग्जाम्पल है भारत पाकिस्तान, हमने आपसी सहमति से, वैसे तो कॉलोनियल पावर का इन्फ्लुएंस था पर हम आपसी सहमति से बनाई है इसलिए सब सिक्वेंट है। पर सुपर इम्पोज्ड हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या अफ्रीका के देशों की आप सीमाएं ऐसे पूरे देख रहे हो तो वो उनके कबीलों पे, विचारों पे थोपी गई है, तो ये कॉलोनियल पावर द्वारा। या फिर कुछ युद्ध विराम रेखाएं जैसे कि उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, ये भी ट्रूस लाइन है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाली ये भी ट्रूस लाइन है, यानी कि युद्ध रुका और जहां थे वहां रह गए, वो लाइन इस तरीके से बन गई, तो इनको ट्रूस लाइन भी कहते हैं। तो तीसरा ये हो गया जो क्या है, सबसिक्वेंट तो है पर वो फोर्स्ड है, बलात् उन पे थोपी गई है। और रेलिक्ट या अवशेष सीमाएं जो पहले थी वर्तमान में नहीं है, जैसे कि ईस्ट जर्मनी की और वेस्ट जर्मनी की, ऐसा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आज नहीं है पहले थी। दूसरा क्लासिफिकेशन, ये तो हार्टसॉन वाला क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल, रचना संबंधी। पहला है फिजियोग्राफिक, भू आकारिकी तौर पे। इसमें हम पर्वतीय, नदीय, झील या फिर कोई दलदल या मरुस्थल के आधार पे भी इनको बांट सकते हैं। पर्वतीय में माउंटेनियस पिरेनीज पर्वत है, वो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, और ये एनटीए ने एक बार पूछ भी रखा है। दूसरा, नदीय सीमा रियो ग्रांडे रिवर मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री निश्चित करती है। अब नदी की सीमा में दोष क्या होता है कि नदी अपना कोर्स है, नदी अपना मार्ग है, वो परिवर्तित करती रहती है और परिवर्तित करती रहती है। और अपन नदी का, अब नदी है, अब इस नदी का हम बीच वाला जो हिस्सा है, आधा इधर और आधा इधर, ऐसे मानते हैं। अब नदी पूरी परिवर्तित हो जाएगी तो बाउंड्री परिवर्तित हो जाएगी और ऐसा फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये तो मतलब आज हम ऐसे सीमा है कि नदी ऐसे बह जाए तो सीमा ऐसे हो जाएगी। किसी देश का एरिया है वो परिवर्तित नहीं कर सकते, तो इससे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो रियो ग्रांडे रिवर है वो बहुत ज़्यादा चेंज करती है अपना, जब बनाई थी तब तो ठीक थी, पर ये अपना कोर्स है, अपना मार्ग है, वो चेंज करती रहती है। इसी प्रकार जेम्बेजी नदी है, वो जेम्बेजी और जिम्बाब्वे जो कंट्री है उनको अलग करती है। तो ये नदीय सीमाएं हैं। बहुत सारी और भी नदियां हैं। पर्वतीय सीमाओं में देखें तो हिमालय है, हिमालय की सीमाओं की वजह से हमने भारत और चीन की जैसे मैकमोहन रेखा बनाई थी, पर उसमें भी कुछ विवाद हो गए। पर्वतों की अगर हम मार्क नहीं करते हैं तब तक, क्योंकि
पर्वत श्रृंखलाएं बहुत तरह की ऐसे चलती है पैरेलल, तो कौन सी चोटी से गई है ये पता ही नहीं चलता अगर हमने मार्क नहीं किया है तो। झीलों की सीमाएं यूएसए और कनाडा की जो ग्रेट लेक्स है, उन ग्रेट लेक्स के मतलब 5 में से जो 4 जो ग्रेट लेक्स है उसमें से सीमाएं गुजरती है यूएसए और कनाडा की। अफ्रीका में भी जो लेक्स देखते हो उसमें से भी सीमाएं गुजरती है। हालांकि वो पूरा एरिया बराबर नहीं है नदी की तरह, पर सीमाएं झीलों से गुजरती है। तो उसका मतलब झील का पानी का रिसोर्स है, मतलब उसका उपयोग है वो सारे लोग करते हैं, इधर वाले देश भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, मछली पालन में कर रहे हैं, पीने के पानी में कर रहे हैं। तो और डेजर्ट या फिर दलदल हो सकता है, जैसे कच्छ का रण से हमने निकाली हो भारत पाकिस्तान की, और दलदल हो जैसे नड़ा ये सर क्रीक वाला जो रीजन है ये काफ़ी दलदली इलाका है। तो ऐसा जो एरिया होता है जो वो नेगेटिव एरिया होता है वहाँ से भी हम निकालते हैं, पर्वतीय नदी है, झीलें या फिर मरुस्थल। ये तो हो गया फिजियोग्राफिक भू आकारिकी तौर पे। फिर है एंथ्रोपोजियोग्राफिक प्रजातीय भौगोलिक, जाति भाषा धर्म को सेपरेट करने के लिए हम बना दें। जैसे धर्म के आधार पे हमने भारत और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया। हालांकि बहुत सारा फिर प्रवास देखने को मिला, माइग्रेशन देखने को मिला, और बहुत बड़ा एक माइग्रेशन था ये। तीसरा है ज्यामितीय जियोमेट्रिक, एकदम परफेक्ट जो ज्यामितीय लाइन से बना रखी हो, तो ऐसा हम कैसे लाइन एकदम परफेक्ट लाइन कैसे बनाते हैं? मेरिडियन देशांतर के सहारे, अक्षांश लैटिट्यूड के सहारे, या 2 बिंदु है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, ऐसा करते हैं। या फिर जैसे थॉमस जेफरसन है, उन्होंने यूएसए की जो वर्तमान सीमाएं हैं उनका जो रेखात्मक स्वरूप है लीनियर जो है, लीनियर भी क्या हुआ, जियोमेट्रिक हुआ। तो ये इन्होंने तय किया था। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि यूएसए की जो वर्तमान सीमाओं का जो जियोमेट्रिक या लीनियर पैट जो है स्वरूप है वो किसने डिसाइड किया था? तो ये थॉमस जेफरसन ने किया था। ये 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान किया था, 17th सेंचुरी के आसपास किया था। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलास्का यूएसए का जो हिस्सा है और कनाडा, इसके बीच में 141 डिग्री वेस्ट है, इसका ठीक विपरीत 141 डिग्री ईस्ट, बराबर उल्टा 141 डिग्री ईस्ट, इसमें है इंडोनेशिया और पीएनजी। दोनों 141 है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, ये ध्यान रखना है। तो इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी को और अलास्का यूएसए और कनाडा को ये सेपरेट करते हैं। इस प्रकार 17 डिग्री नॉर्थ है, वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम की बीच की लैटिट्यूड हुआ करती थी, वो लॉन्गिट्यूड हो गई, ये लैटिट्यूड हुआ करती थी। तो ये हुआ करती थी, आज नहीं है। 22 डिग्री पे मिस्र और सूडान की है, वो जो 22 डिग्री अक्षांश है, 22 डिग्री लैटिट्यूड है। 38 डिग्री नॉर्थ है, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की है। 49 डिग्री नॉर्थ है, वो कनाडा और यूएसए की है। तो ये कुछ लाइंस है जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो इनको भी याद करना है। इसके अलावा अब सीमाओं के कार्य क्या हो सकते हैं, सीमाओं के फंक्शन क्या होते हैं? पहला तो सुरक्षात्मक है, लाइन ऑफ डिफेंस है, आपकी सुरक्षा करती है दुश्मनों से वगैरह से, क्योंकि आपकी एक बाउंड्री है तो आप वहाँ पे सीमा पे कुछ तारबंदी वगैरह भी कर देते हो, कुछ डिफेंस भी लगा देते हो, डिफेंस फोर्सेस भी लगा देते हो। अवरोधक कार्य करती है, बैरियर के रूप में कार्य करती है, बिना परमिशन के कोई आदमी नहीं आ जा सकता, बिना परमिशन के कोई माल भी आ जा नहीं सकता, ये एक बैरियर है। तीसरा, राज्य व्यवस्था का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, सॉवरेनिटी का, स्टेट का जो एलिमेंट की बात करें तो क्षेत्र होना चाहिए, और क्षेत्र निश्चित कौन करेगा? सीमाएं करेगी। लीगल फंक्शन है, इससे लीगली कि भाई फंक्शन, जैसे भारत का नागरिक कौन होगा? जो भारत के क्षेत्र में होगा। तो भारत का क्षेत्र कैसे डिसाइड होगा? भाई लीगल इस बाउंड्री के अंदर है वो। तो इस तरीके से लीगल फंक्शन है, कुछ टैक्स वगैरह है वो हम इस सीमाओं के अंदर लगा सकते हैं। सीमा से कोई पार करेगा तो भी हम कुछ टैक्स लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, तो ऐसे कुछ कार्य है इसके। अब कुछ रेखाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती है। मैकमोहन रेखा है, वो इंडिया चाइना की है। रेड क्लिफ रेखा है, ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की भी लिखा हुआ है। डूरंड लाइन है,
वो इंडिया अफगानिस्तान की भी है और पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी है, क्योंकि ये आज़ादी से पहले की थी। इंडिया पाकिस्तान अभी बनाए अपन ने, पहले पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इंडिया था, तो उस दौरान जो अफगानिस्तान से जो सीमाएं थी, तो इंडिया की जो अफगानिस्तान से लगती है वो भी डूरंड है, और पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लगती है वो भी डूरंड रेखा है। मैन रहीम रेखा है रूस और फिनलैंड की, और सिगफ्राइड रेखा है जर्मनी फ्रांस की, ऑर्डरनीसे है जर्मनी पोलैंड की, और मैगिनॉट है जर्मनी फ्रांस की। तो ये कुछ रेखाएं हैं, आप इनके नाम है वो याद कर सकते हैं। अब है कि भाई आपने लैंड पे तो सीमाएं बना दी, समुद्र की सीमाएं, इसकी पे भी बहुत सारी, पहले जब राज्य हुआ करते थे तो ये लड़ाई करते थे समुद्र कि भाई कितना अधिकार होना चाहिए हमारा। तो कोई कहता था कि भाई हमारा तोप का गोला जाए ना तब तक, अब किसी की तोप बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो लंबा करके लंबा एरिया हथिया लेगी। तो इस पे कुछ एक कानून बनाए गए, और ये कानून अभी ही बने हैं। कब बने? साइन किए गए 1982 में और इफेक्टिव है 1994 में। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसको अनक्लॉज UNCLOS भी कहा जाता है। और इन नियमों के आधार पे, ये मैंने कई बार पढ़ा रखा है कि जो एरिया होते हैं, अब लाइन ऐसे कटी फटी होती है, अब इसको पूरी मिलाते हैं तो वो बेस्ट लाइन हो जाती है। इसके अंदर कोई पानी रह जाता है, वो इंटरनल वाटर है, आंतरिक जल है। अब इस आंतरिक जल के बाद है बेस्ट लाइन, और बेस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 समुद्री मील तक क्या होता है? टेरिटोरियल सी होता है। हमारी टेरिटरी होती है वो, उस टेरिटरी में ऐसे कोई बिना परमिशन के नहीं घुस सकता। और फिर 12 नॉटिकल माइल के बाद में कंटेजियस जोन होता है, संलग्न क्षेत्र होता है, वो 12 से 24 नॉटिकल माइल, यानी 12 नॉटिकल माइल का ये भी होता है। और बेस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम, जैसे कोई समुद्र में कोई खनिज है तो उसका खनन कर सकते हैं, तेल है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब हम खोद सकते हैं, मैग्नीज नोड्यूल्स वगैरह है, तो ये हम खुदाई कर सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये होता है पूरा। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।